सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग। पाकिस्तान का खासा है कि सेरेमोनियल पोजीशंस के ऊपर मनपसंद लोगों को बिठाया जाता है। ऐसा कम ही होता है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं और ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के बीच में आते जाते हों, उनको सेरेमोनियल पोजीशन पर बिठाया जाता हो। कराची से दो बड़ी शख्सियात, एक इस वक्त सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और दूसरी बड़ी शख्सियत हैं इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध हैं। गवर्नर सिंध इलेक्टेड MPA थे और उसके बाद उनको इस वफाक की अलामत यानी सेरेमोनियल पोजीशन पर बिठाया गया। वो वफाक की अलामत की हैसियत से कराची के मामलात और बिलखुसूस सिंध के मामलात को किस तरह देखते हैं, आज इस वन-ऑन-वन नशिस्त में हम गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब से बात करेंगे। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, अपोजिशन करना मुश्किल है, गवर्नमेंट करना मुश्किल है? अपोजिशन तो बहुत आसान है। अच्छा। सबसे आसान तरीन काम है कि अपोजिशन की जाए, लेकिन अपोजिशन जो उसूल के ऊपर अपोजिशन होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको कई बार मुकमुका की ऑफर्स होती हैं, लुक्रेटिव टर्म्स आपको मिलते हैं और उसको डिक्लाइन करके आप अपोजिशन की सियासत करें, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। बट कंपैरेटिव टर्म्स में कि अपोजिशन मुश्किल है या हुकूमत, तो हुकूमत बहुत मुश्किल है। राइट। आपका एक गाना बड़ा सुपर हिट गया, पूरी दुनिया वो आज तक गुनगुनाती है, बल्कि अपोजिशन ने तो उसका एक फ़िक्रा अपने लिए रख लिया, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही। कभी कभी अब भी गुनगुनाते हैं 2 साल गुजरने के बाद? हाँ, कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा से ये देखने को मिला है कि जिनका इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पब्लिक के अंदर ज़्यादा होता है, उनको तरजीही बुनियादों पर ओहदे मिलते रहे हैं। लेकिन पब्लिक के अंदर से ऐसे लोग जिन्होंने हार्डकोर पॉलिटिक्स किया, मैंने तो आपको पब्लिक के अंदर जाकर बाकायदा कैंपेन करते हुए देखा। बाई इलेक्शन NA-246 2015 आपको याद होगा। मैं हैरान होता था कि ख़ास तौर पर गढ़ MQM का उसके सेंटर में खड़े होकर आवाज़ देना और ललकारना इतना आसान नहीं था कराची के लिए। वही शख्स अब गवर्नर हैं सिंध के, कैसा लगता है आपको? वो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो ये एक्सपीरियंस था कि लोग मुझे कहते थे कि ये पागलपन की हरकत है, व्हाट यू आर डूइंग। और मेरे घर पे माय मदर यूज्ड टू क्राई एवरी डे व्हेन आई वाज लीविंग द हाउस। अजीब सा एक सीन होता था कि सारों को लगता था कि ये आज आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं है। और वो जो अल्ताफ़ हुसैन का टेरर भी ऐसे ही था ना, तो जहाँ खुलजा सिमसिम बंद हो जा सिमसिम के ऊपर चलती थी कहानी। तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, स्ट्रगलिंग, बट सीखा बहुत उससे मैंने कि जब आप एक सच्ची हक की राह पे चलते हैं ना, तो अल्लाह आपके दिल से खौफ निकाल देता है। और एक बार आपके दिल से खौफ निकल जाए ना, देन यू कैन टेक ऑन एनीवन, भले कोई कितना बड़ा हो, आप उसको ले लेते हो। मैं उस ज़माने में जब मैं मौका मिलता था नमाज़ पढ़ता था, दुआ भी अल्लाह से मैं यही करता था कि बस मेरे दिल से खौफ निकाल दे, मुझे इसका खौफ ना हो दिल में कि ये मुझे मार देगा या मैं डर जाऊँ किसी से। सो अल्लाह ने खौफ मेरे दिल से निकाल दिया। सो आई स्टूड देयर, स्टूड माई ग्राउंड। तो उसके बाद जो फिर हमने जो पार्टी इलेक्शन जीती और ये मैं MPA का इलेक्शन जीता। आप मेरे ख्याल में कोई 15 से 17 दिन के लिए MPA रहे हैं, उसके बाद मैंने ओथ लिया जी। अच्छा, ओथ लिया था। अच्छा, ओथ लिया और साथ ही रिज़ाइन कर दिया था। राइट। तो जब मैं ये इलेक्शन जीता और इस्लामाबाद में गया था, तो खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें गवर्नर नामजद करना है, सो यू बेटर रिज़ाइन। तो मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम उसमें मांगा कि जी मुझे एक बार प्रोफाइल पे तो आने दें कि मैं MPA था, बिकॉज वंस यू आर इलेक्टेड MPA एंड आप ओथ नहीं लेते, तो यू नेवर बीन MPA। यू वन इलेक्शंस, बट आप MPA बने नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तुम ओथ ले लो। तो फिर मैंने ओथ ली। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गए थे, तो फिर मैंने प्रेसिडेंट साहब को पूछा कि जी मैं फिर रिज़ाइन करूँ, ओथ लेने जाऊँ गवर्नर का, या मैं आपके साथ। PS111 था ना, दैट वाज कराची 23 आई गेस। हाँ। तो बस फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, यू विल बी मोर यूज़फुल कि अगर तुम एज गवर्नर यहाँ बैठो,
तो ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सो आई टुक ओवर। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के ऊपर आने से पहले ज़ाहिर है कि 2 साल आपने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं डेवलप होते हुए रदर के स्टैगनेंट रहते हुए हम भी नोटिस कर रहे थे, आप भी नोटिस कर रहे होंगे। कराची कचराची बन गया हम सब के सामने। आपकी नज़र में कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? इट्स अ वेरी शेमफुल नेम कि कराची को जो लोग कचराची बोल रहे हैं। मेरा शहर, मैं पैदा हुआ, मेरा भी शहर है सर। हमारा सबका शहर है जी। और इसमें कराची का तो अपना कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उन लोगों का है जिन्होंने इस हाल पे पहुंचाया इसको। और ईच एंड एवरी वन हु रिमेन्ड इन पावर, जिसने सिंध पे हुकूमत की या सिंध की हुकूमत का हिस्सा रहा, वो जिम्मेदार है कराची की इस हालत का। बट उस दुख को रोने के बजाय हमें आगे देखना है। जो एक रे ऑफ लाइट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो इतना बड़ा पैकेज कराची को दिया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 1100 अरब रुपए का। जी हाँ, 1.1 ट्रिलियन। और उसको हमें किसी तरह एग्जीक्यूशन पे लेके जाना है। तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, बलदियाती निज़ाम पूरा और अफवाज पाकिस्तान उसमें शामिल हो उस पैकेज की एग्जीक्यूशन में, और उसको हम मिल के एक बार धक्का लगा के करें। ये एक बहुत ही बड़ा और जामे मंसूबा है जिससे कराची की जो रियल प्रॉब्लम्स है ना कराची की, वो एड्रेस हो जाएंगे। यू मे नॉट सी अ ब्यूटीफुल कराची, बट यू विल सी अ नीट क्लीन कराची। एटलीस्ट उस लुक में तो है कि मेट्रोपॉलिटन है। मेट्रोपॉलिटन है, जिसमें सीवरेज सिस्टम प्रॉपर होगा, जिसमें रेन ड्रेन्स होंगे, जिसके अंदर आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होंगे जो ट्रीट करके समुद्र में फेंकें। बेसिक नीड्स ऑफ एनी कॉस्मोपॉलिटन सिटी। पानी पीने का आपको मिल जाए, K4 कंप्लीट हो जाए। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कराची को सांस आ जाएगी, इट विल बी एबल टू ब्रीथ अगेन। तो चोक हो रहा है ना, कैसे इंश्योर करेंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब फेडरल मिनिस्टर्स गुफ्तगू के दौरान ये कह जाते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पैसा दिया जाता है पर लगता नहीं है, जब इतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो फिर उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि वो सही जगह पर लगेगा? पैसा किसी को दिया नहीं जा रहा। अच्छा, फिर क्या मैकेनिज्म क्या है? ये ऐसा नहीं है कि पैसा हम ये उठा के सिंध हुकूमत के हवाले करते हैं या किसी और के हवाले करते हैं, ऐसा नहीं। फिर कैसे? इसमें जो वफाक का काम है वो वफाक कर रहा है, जो सिंध हुकूमत के काम है सिंध हुकूमत करे। सिंध हुकूमत ने भी इसमें अपना पोर्शन डाला। वफाक का ज़्यादा है, 62% फेडरल और 38% सिंध का पोर्शन है इसमें। 1.1 ट्रिलियन का ब्रेकअप आपको दे रहा हूँ। उसमें जो वफाक के काम है, मिसाल के तौर पे K4 है, उसकी जो चैनल है वो वफाक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बना देते हैं। ज़ाहिर ऑगमेंटेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो उसमें हर जगह सिंध हुकूमत की अप्रूवल चाहिए। रोड खोदनी है, पाइप डालना है, आगे जाना है, पीछे कहीं इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, कहीं गटर वायर्स हैं, मास्टर प्लान है नहीं आपके पास। तो वो तो जो सिंध हुकूमत है या जो भी हुकूमत वक्त है सूबे की, वही कर सकती है। सो ऑगमेंटेशन उसकी वो करेंगे, सप्लाई का काम। जो चैनल है वो हम बनाएंगे। तो चैनल जो वफाक ने बनानी है वो वफाक जाने, उसका पैसा वफाक ने खुद खर्च करना है। FWO से कराते हैं, किसी और से कराते हैं, कंसल्टेंट रखते हैं, जो भी करते हैं वो वफाक का काम है, वो करेगा। सिंध गवर्नमेंट ने अपना ये काम करना है। इसकी ऑडिटिंग वगैरह भी प्रॉपर होगी? एब्सोल्यूट। अब यू नो खान साहब, उनको तो ही लव्स ऑडिटिंग। जो बंदा खुद क्लियर होता है ना, क्लीन होता है, उसको पता होता है कि मेरा तो कुछ नहीं जाना, जिसने करना है उसको नहीं छोड़ना। अब वो नहीं छोड़ना। और खान साहब के पास हर चीज़ की माफ़ी है अलावा करप्शन के। ये तो हमने देख भी लिया ना, अपनी हुकूमत में ही देख लिया कि इट्स नॉट ओनली कि वो सिर्फ बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने की बात है। हमने अपनी आंखों से देख लिया। जहांगीर खान तरीन, बुज़दार साहब का नाम आ गया, सुल्तान खान का नाम आ गया, अलीम खान का नाम आ गया, बड़े बड़े लोग जिसका नाम आ जाए वो अपने वो सर्कल उसने पूरा करना ज़रूरी है। अगर उसने इफ इज इनोसेंट, ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस। तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर हम ये तस्वुर करें कि जब ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा। पानी आएगा तो सही, रुकेगा नहीं। पानी तो आएगा, पानी रुकेगा नहीं, ये हम एक्सपेक्ट करें। और ये कितने अरसे में होगा? ये जो मंसूबा है ना, ये इसके 3 स्टेजेस हैं। एक इमीडिएट रिलीफ, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म से अगर मैं शुरू करूँ तो जो लॉन्ग टर्म है दिस इज 3 years मैक्स। सो मिड टर्म इज 2 years एंड इमीडिएट इज 1 year।
अच्छा, इसमें के इलेक्ट्रिक या बिजली के मामलात को भी आप लोग देखते हैं? इसमें शामिल नहीं है के इलेक्ट्रिक, बिकॉज ज़ाहिर है के इलेक्ट्रिक इज़ अ प्राइवेट एंटिटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी हिस्सेदार भी है, शेयर होल्डर है, तो उसको हम अलहदा से डील कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक। गवर्नर साहब, आप गवर्नर हाउस में हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आपके पास एक पोजीशन आई है, लेकिन आज की सिचुएशन अगर मैं देखता हूँ कराची के अंदर शहर की, तो अब भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एक नया मंत्रा शुरू कर दिया गया है और वो ये है कि जी हमारे पास क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम प्रॉपर बिजली नहीं दे सकते। तो कब वफाक इस मामले को सीरियस लेगा कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है? मैं हैरान होता हूँ, मैं एक ब्रिज से गुजर रहा था, वहाँ लिखा हुआ है कराची द सिटी ऑफ लाइट, और उसके ऊपर लाइट नहीं थी। इससे बड़ी बात नहीं होती कि आपने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, यानी कि सूबे ने साइन बोर्ड लगाया हुआ है और उसके ऊपर लाइट नहीं थी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि बहुत सारे मुआहदे जो प्रीवियस हुकूमतों ने की, प्रीवियस हुकूमत ने बेचा था ना, हमने तो नहीं बेचा के इलेक्ट्रिक। IPP से जो मुआहदे किए या दूसरों से, वो बड़े ख़राब मुआहदे किए उन्होंने। अभी हम जो मुआहदे हैं उनके मुताबिक हमें डिफ़िकल्टी है एक कॉम्पिटिटर ला के खड़ा करने में। वी हैव टू चेंज लॉज चेंज करने का आपने तमाशा देख लिया, वो एक फैटिफ का बिल पास कराने में, जहाँ पे हम सिर्फ बिल में ये था कि जी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। नहीं सर, यहाँ मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा। मतलब एक हंग पार्लियामेंट है, अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं है, इसके बावजूद ऐसी कोई ना कोई तो गिदर सिंह ही है खान साहब के बाद, उनकी पार्टी के बाद आप लोग बिल पास करा लेते हैं। ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी क्या चीज़ है खान साहब में, ऐसा क्या कैरिज्मा है कि वो उनकी पार्टी अपोजिशन के मेंबर से पूरे नहीं आते? देखें, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक चीज़ थी कि अपनी करप्शन को बचाने के लिए फैटिफ का ऊपर हमारे आ जाता और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता। डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गोइंग टू ब्लैक लिस्ट? तबाही है। फ्री हो जाता, हर चीज़ डॉलर जो है वो 500-700 क्रॉस कर जाता है, मैं नहीं बता सकता कितना होता है। तबाही होती, दुनिया आपके साथ काम रोक देती, बिल्कुल बेड़ा गर्क पाकिस्तान का खुदा न खास्ता हो जाता था। और कितनी शर्म की बात है कि अपोजिशन इसके ऊपर डील कर रही थी कि जी आप ये बिल पास ना करें करप्शन वाला, बाकी आप उनके साथ कर लें, यानी हमें ना पकड़ें, पाकिस्तान जाए ब्लैक लिस्ट में जाता है चला जाए। ये एक किस्म के उनके मुतालबात थे, वो NRO था। आई थिंक कि जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह ने ज़मीर दिया है, वो कम से कम वो दे परफॉर्म, उन्होंने बिल्कुल साथ दिया। नहीं आए वहाँ पे बिल के लिए और खान साहब आके खुद बैठे, उसको किया, डिबेट एट लेंथ डिबेट हुई और शुक्र अल्लाह का कि पास हो गया। ये बड़ा मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के लिए कि अगर ये खुदा न खास्ता हम इसमें फंस जाते तो ये इन सारों ने तो भाग जाना था, ये तो सब बाहर चले जाते हैं। किसी की तबीयत ख़राब, एक तो हुकूमत से उतरती सारों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना। हमजा शहबाज की तबीयत ख़राब, सलमान की तबीयत ख़राब, जवान लोग हैं यार, सब जाके अस्पताल में लेट जाते हैं हुकूमत के। और जैसे ही हुकूमत आने का वक्त आता है फिर आप इनकी एनर्जीज देखें, ये दिन रात एक कर देते हैं इलेक्शन के अंदर। उस वक्त तबीयत नहीं ख़राब होती किसी की, फिर जीतने के बाद भी तबीयत ख़राब नहीं होती, फिर अगेन एक नई एनर्जी के साथ बैठे होते हैं। आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे कि उसके लिए IPPs के लिए इनके जो पुराने मुआहदे हुए हैं, उसके ऊपर एक नया कॉम्पिटिटर लाने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। मैं मिसाल के तौर पर आपको कह रहा था कि इस वक्त कैप्टिव पावर हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है। मैं कैप्टिव पावर हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास के इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं आ रही, मैं आपको दे सकता हूँ बिजली, बट मुआहदा ये है कि मैं आपको नहीं दे सकता। सो आई एम वेस्टिंग इट बट आई एम नॉट गिविंग इट टू यू। मैं बेच सकता हूँ आपको, आप खरीद सकते हैं, सारी दुनिया में होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये जो गैस का रोना है ना, गैस पाकिस्तान, ये ठीक रोना है, ये ठीक है। अच्छा, गैस का रोना ठीक है, गैस डिप्लीट हो रही है पाकिस्तान में, ये हमें समझना है। RLNG के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, जो भी उसकी कॉस्ट है, बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अब वो RLNG का मुआहदा आप देख लीजिए जी, वो शायद खाकान अब्बास 2.8 सेंट $2.8 में स्पॉट रेट है, शायद इससे भी कम है आज का, मैंने चेक नहीं किया, इससे भी कम है। और $13 पर हम डील करके बैठे हैं 10 साल का। हम कैसे यूज़ करें? कोई तो खुदा को माने यार, कैसे डील किया ये? हाउ? अब वो इधर हम फंसे हुए RLNG में, इधर इनका मसला ये है कि इन्होंने भी, के इलेक्ट्रिक ने भी कोई इतने सादा बच्चे नहीं हैं। जी, खुशबू इलायची वाला पान है ये भी पूरा। इन्होंने क्या किया कि इनके पास जो पावर प्लांट्स हैं फर्नेस ऑयल जो डुअल फ्यूल पे चल सकते हैं, यानी फर्नेस ऑयल और गैस जी,
दे आर नॉट रनिंग इट ऑन फर्नेस ऑयल, वो उसको गैस पे चलाते उनको लगता है कि महंगा पड़ता है। ओह, तो अगर गैस है ही नहीं तो चलाएगा किस में? जी, महंगा पड़ता तो है। आपकी इनके सीईओ से मुलाकात हुई थी एक दो दफा प्रॉफिट में लॉस है जी। फर्नेस ऑयल यूज करने में, प्रॉफिट में लॉस है, लॉस नहीं है। हाँ, यानी जितना उनको रेवेन्यू से प्रॉफिट मिल रहा था उससे कम मिल रहा और रेवेन्यू डबल हुआ है यार जी। मेरी सीईओ से भी अक्सर मुलाकात होती है, मोनिस सल्वी से। मोनिस का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। जब कहीं इशू होते हैं इलाके में ट्रांसफार्मर्स के या किसी चीज़ों पे, आप रात को 3 बजे भी मोनिस को कॉल करें तो ये रिस्पॉन्ड्स एंड एक्चुअली यू कैन सी थिंग्स मूविंग। कोशिश अपनी वो पूरी करता है, लेकिन जो कंपनी पॉलिसीज हैं उसमें फंसा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू स्टेप इन समवेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट कि इसको हम करेक्शन मेजर्स के लिए, करेक्टिव मेजर्स के लिए हमें कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ेगा। यू बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, आपकी बात हुई प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर के, ये मसला बहुत बड़ा मसला है कराचीइट्स के लिए। मैं इस्लामाबाद में बैठ के शो करता हूँ, इस्लामाबाद में कोई इशूज़ नहीं है, बट मैं स्पेशली यहाँ आया हूँ, मैंने देखा है बहुत बुरी हालत है सर। मेरी रेगुलरली बात होती है इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर से भी, हमारे पावर के मिनिस्टर से भी, एडवाइज़र से भी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़े गौर से इसको देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई इसका ऐसा हल निकालेंगे। टेक ओवर करने का प्लान है कि इलेक्ट्रिक को अगर ज़रूरत पड़ी तो कर भी सकते। कब ज़रूरत पड़ेगी सर? 2 साल में तो देखिए, हम अभी हमने उनको गाइडलाइन दी है कि इसके ऊपर आप आ जाएं। अगर वो इसकी तरफ चल पड़ते हैं तो बेहतर है कि एक प्राइवेट इदारा अपना काम खुद करे, गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं है। तो इस हवाले से सर अब मेरे ख्याल में वफाक को या और सिंध को भी डेडलाइन तो दे देनी चाहिए कि यार आपके पास इतना टाइम है, यानी 1 साल का टाइम है फॉर इंस्टेंस, आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लें। फिर वही आप मुआहदे पे फंसते हैं ना, वो मुआहदे जो आपने किए उसका क्या करेंगे? ठीक, मैं वही आपको बताया था, कैप्टिव पावर का के इलेक्ट्रिक फॉरेन कोर्ट चलेगी। हमने लोगों का ठीक है आप दे दें बिजली, आप मुआहदा करें इनके साथ, इनको बिजली बेचें, के इलेक्ट्रिक कोर्ट चलेगी, कोर्ट ने स्टे दे दिया। दिस इज़ वेयर यू गेट बाउंड टू इट कि आपने मुआहदे गलत किए हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंडिंग्स आ जाती हैं, ज़ाहिर लीगल बाइंडिंग्स आ जाती हैं। सर, करप्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर स्टांस, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन से हर मामले पर समझौता हो सकता है, करप्शन के मामले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी के एक इत्तेहादी हैं और बड़े ही सीनियर इत्तेहादी हैं, और उनका नाम है शेख रशीद। और शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर इस मुल्क से बाहर गए हैं तो वो इस चीज़ के ज़ामिन बनकर गए हैं कि 5 साल तक वापस नहीं आएंगे। किसको ज़मानत दी है ज़ामिन बन के? नहीं, मैं ऐसी किसी चीज़ का प्रिवी नहीं हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ का ज़रूर प्रिवी हूँ कि खान साहब के सामने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ला के रखी गई थी और ये बताया गया था कि जी इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, ये बिल्कुल ऐसे स्टेज पर पहुंच गए कि कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ हो गया तो और इलाज के लिए ना जा सके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और ये हमें इनको इंसानी हमदर्दी के तौर पर इनको जाने देना चाहिए। और इतनी ही बात थी कि जी ये 2 महीने में वापस आएंगे, या ये अपनी कोई डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी भेजेंगे कि जी जिससे ये पता चले कि ये नहीं आ सकते। ना वो वापस आए, तस्वीरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स भेजी, चाय कॉफ़ी चल रही है मज़ेदार, वो घूम रहे हैं, मौसम एंजॉय हो रहा है, मौसम एंजॉय हो रहा है। अपनी तबीयत ठीक करने के लिए वो सेलिब्रिटीज़ का और दुकानों का चक्कर भी लगाते हैं, महंगे महंगे स्टोर्स का, जहाँ पे जाके घड़ियाँ शड़ियाँ देखते हैं तो कुछ तरावट में। तो ये चैलेंज तो आप लोगों के लिए है सर? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ है कि उनको अरेस्ट करके वापस लाया जाए जी। एंड आई टेल यू समथिंग कि जो कोई भी इमरान खान के साथ कोशिश कर रहा है कि करप्शन के ऊपर कोई समझौता हो जाए, इज वेस्टिंग हिज टाइम, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। ये नहीं होना। इमरान खान ने जो कीमत अदा करनी है वो कर देगा, लेकिन वो करप्शन के ऊपर समझौता नहीं करेगा। ये मेरा ईमान है, ये मैं ईमान की हद तक आपसे पूरी पब्लिक इस चीज़ के ऊपर बिलीफ रखती है, और रखने की वजह ये है कि वाहिद पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल स्टार उभरा है जिनकी कोई ख़ानदानी सियासी बैकग्राउंड उनका नहीं है। तो ये पब्लिक तो मानती है, और पब्लिक इस मामले के ऊपर पिछले 2 साल में कुछ घबराई भी है। जाहिर है कि कहीं पर कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, इसके बावजूद दे बिलीव कि इमरान खान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। नहीं, ठीक हम पब्लिक में उठते बैठते हैं। लेकिन आप पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी तो देखें ना।
नहीं वो है, मोडीज को देख लिया हमने, बाकी को देख लिया, आप मोडीज का मईशत देखें, बेहतर हो रही है। आप जो मोडीज ने जो अभी रिपोर्ट दी है वो आपके सामने है, फिर आप ये इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें। एग्जैक्टली ड्यूरिंग इन द फेज ऑफ कोविड-19 पाकिस्तान की स्टॉक बेहतरीन रेटिंग्स आपके टेक्सटाइल वालों के पास इस पर बुकिंग उनकी हुई है 2-2 साल की, उनके पास ऑर्डर लेने का उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा इस वक्त फैक्ट्री और सेल्स उनकी चल रही हैं। कोविड के ऊपर जो खान साहब की पॉलिसी थी, कितना मजाक उड़ाया अपोजिशन ने इसका कि जी स्मार्ट लॉकडाउन, तकरीरें असेंबली के अंदर कि स्मार्ट लॉकडाउन कल को ले आएंगे, ब्यूटीफुल लॉकडाउन, फिर अगली लॉकडाउन आ जाएगा, फिर गुड लुकिंग लॉकडाउन आ जाएगा, एंड दे वर प्लेइंग हीरो देन। एक्चुअली दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद कोविड-19 सर्वाइवर हैं सर। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, पूरी कौम, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, आप जिसका नाम ले, मैं घर जाता था, मेरी बीवी मुझे कहती खान साहब को बोलो ना कि वो लॉकडाउन करें, सारी दुनिया ने कर दिया लॉकडाउन। मेरी माँ मुझे कहती थी लॉकडाउन, खान साहब को तुम बोलो लॉकडाउन के। मैंने एक दिन अपनी वाइफ को मैंने कहा मुझे नहीं पता खान साहब क्या सोच रहे हैं, बट मैंने सारी ज़िंदगी खान साहब को देखा है कि ही टेक्स डिफ़िकल्ट डिसीजंस। उस वक्त लोग बुरा भला कहते हैं, और आगे चल के तुम देखना कि ये इसका डिसीजन जो है, ये इसको कैसे अल्लाह सुखरू करता है, उसमें तुम देखना। वो जो खान साहब का एक थॉट थी ना कि वो हर वक्त रखेंगे, वो हर वक्त कहते थे ये गरीब आदमी का क्या होगा, हम बंद कर देते हैं, ठीक है जी, जमील साहब सर्वाइव कर लेंगे, इमरान साहब सर्वाइव, जो अच्छा कमाते हैं वो बच जाएंगे, पर जो गरीब आदमी क्या करेगा? क्या होगा? ये आपका कैमरामैन कितने दिन चलेगा बगैर तनख्वाह के जब आप बंद करेंगे पूरा? तो इसके अलावा रास्ते में छाबड़ी वाले 10 लोग, छाबड़ी वाले का क्या होगा? जो डेली वाले मजदूर हैं उनका क्या होगा? ये खान साहब का ही था कि मैं नहीं बंद करने दूंगा, ये मर जाएंगे। और फिर जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको गरीबों को जो पैसे भिजवाए, क्योंकि चलो आपने स्मार्ट लॉकडाउन नहीं सही आपने किया, उसके जो मजदूर था यानी जो पेंटर था उसको कोई घर नहीं बुला रहा पेंट करने के लिए। इसका तो लॉकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं है कि स्मार्ट हो या जैसा भी हो। जिसने काम कराना है उसने घर में काम कराना है। नहीं, जो नहीं बुला रहा ना, मैं आपको डर है कि जी मैं कोविड गुजर जाए फिर कराऊंगा, पता नहीं जो पेंटर आएगा उसको कोविड ना हो। एवरीबडी वाज स्कैर्ड ऑफ ईच अदर, तो उसका घर कैसे चलेगा? उसको तो कोई नहीं पैसे दे रहा। तो वो जो खान साहब ने 12,000 की, अब आप देखें कि इस वक्त जो अभी ये नई रिपोर्ट आई है ब्रिटिश जर्नल के हवाले से, एशियन टाइम्स शायद जी, एशियन टाइम, उसने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें इमरान खान पॉलिसीज नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1 जी। पहले वो न्यूजीलैंड की खातून थी, लेकिन अभी खान साहब का। लेकिन इसके बावजूद इमरान साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने थोड़ा अभी इसको ज़रा अब ज़्यादा लाइट ले लिया है कोविड-19 को? जिस तरह हमने इदारे खोल दिए, स्कूल खोल दिए, थोड़ा सा हमें और टाइम दे देना चाहिए था। नहीं, हमने बड़ी SOPs के साथ स्कूल खोले, आधी क्लास कर दी है, केसेस बढ़ गए हैं सर, आधी एक दिन सिंध में भी, पंजाब में भी केसेस बढ़ गए। देखिए पीछे 2-3 इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं जिसमें एक मुहर्रम का इवेंट गुजरा है जिसमें लार्ज गैदरिंग्स हुई हैं। उसके बाद कुछ हमारे दूसरे उलमा ने इस तरह की गैदरिंग्स की हैं, जुलूस निकाले हैं। फिर उसके अलावा जो ये शादियों वगैरह में लोगों ने अपनी गैदरिंग्स जो हैं उनको बढ़ाया है, और वो SOPs कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि वो फॉलो नहीं होती उस तरह की। और भी इस तरह की चीज़ें हैं, यानी बाज़ारों में लोगों ने जो एक गैदरिंग का एहतमाम ही कर लिया, जैसे एकदम ही सारे बाज़ार घुस गए। मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने वीडियोस देखी हैं डॉलमेन में या जी, बहुत रश होता है वहाँ पर, बेइंतहा रश है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी बदएहतियाती हुई है, तो उस बदएहतियाती का थोड़ा सा एडवर्स रिज़ल्ट आया है, बट इंशाल्लाह कंट्रोलेबल है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जी ऐसा क्या डिफरेंट किया पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान नहीं कर सका। साथ है ना, उन्होंने एक साथ बंद कर दिया था, सारा लॉकडाउन कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा साथ बंद किया। प्लस मेरा ये बिलीव है कि हमने मसाजिद खुली रखी, और रोज़ रात को स्पेशल इसके लिए अजान होती थी, दुआ होती थी, और जो हमारा एक ताल्लुक़ वास्ता अल्लाह से और जो बिलीव अल्लाह के साथ हमारा है, वो रिश्ता हमने जोड़े रखा और अल्लाह की मदद इसमें आई। अब इसको कई लोग इसको भी मजाकन समझते हैं बात को कि ये कोई करने वाली बात हुई, बट वेयर इज़ द डिफरेंस? दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाट वी डिड। राइट। गवर्नर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ख़वातीन हज़रात, गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब आज इस एक्सक्लूसिव डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा हमारे।
वेलकम बैक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नर साहब, कैसा लगता है आपको जब लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात होती है, पेशावर के अंदर BRT की बात होती है, पिंडी में मेट्रो बस की बात होती है, और जब कराची का नाम आता है तो यहाँ पर W11 की बात हो रही होती है? कैसा लगता है अभी गवर्नर 2 साल गुजर गए? बहुत बुरा लगता है। मैं जब से आया हूँ मैंने पूरा जोर इस पे लगाया हुआ है कि ग्रीन लाइन कंप्लीट कर दें हम। अब वो हो भी गई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है। 21 किलोमीटर कॉरिडोर है, इसमें एलिवेटेड भी है और एट ग्रेड भी है। बिल्कुल 100% कंप्लीट है, मतलब आई ड्रोव ऑन इट। अच्छा। और ऑपरेशनल कब से होगा ये? बसों का इंतज़ार है, अब टेंडर हमने कर दिया इंशाल्लाह। सर वैसी बसें तो नहीं होगी जैसी उधर आग लग रही है? नहीं, वो भी मेरा ख्याल है कि जो वैसे हुआ क्या है वहाँ पर? एक तो 6.5 साल वैसे ही लेट, उसके बाद बसें चली हैं, 4 बसें चल गई हैं 1 महीने में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, इट्स प्रॉब्लमैटिक। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, बट मेरा ख्याल है, जो मैं अपनी उससे आपको बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं किसी से, ये बसें आके खड़ी हुई नहीं काफ़ी अरसे से, और इलेक्ट्रिक बसें थी जी, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है, प्लग इन भी है ये जी। इनका शायद कोई इनके सर्किट में कोई इशू आया हो जो खड़े रहने की वजह से, या कोई चीज़ उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी जो अब हो रही है। जो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल थी, जो इनको यस उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। बहुत कौम का मतलब पैसा लगा हुआ है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है। जिसका भी कसूर है ना, ये निकल आएगा। आज से उन्होंने कोई इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की है और वो उसका निकल आएगा इंशाल्लाह, ये ठीक हो जाएगा। कोई अल्लाह खैर करेगा, इसमें इतना पैसा कौम का लगा है, इसको इस तरह ख़राब नहीं होने देंगे। अच्छा, और ग्रीन लाइन का आप कह रहे थे कब? ग्रीन लाइन का हमारी हाइब्रिड डीजल बसें हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रिक। उस पर कोई सब्सिडाइज्ड रेट पे आप पैसेंजर्स को उसका टिकट्स प्रोवाइड करें? जी। अच्छा, जैसा लाहौर के अंदर है। हमने ये प्लान किया है कि हम उनको पैसेंजर्स को जो और माइंड यू, हम जो रेट इस वक्त लोग दे रहे हैं ना ट्रैवलिंग के ऑन दिस सेक्टर, जी, उससे सस्ते हैं। अच्छा, उससे सस्ते हैं। कॉस्ट कौन बेयर करेगा उसको? नहीं, हम उससे सस्ते हैं, और शुरू के 2 साल या 3 साल सब्सिडी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बराबर लेंगे। और इसकी जो सब्सिडी है उसको भी इंशाल्लाह हम नॉन टिकट रेवेन्यू, यानी जो एडवर्टाइजमेंट है और जो स्टेशन हैं और उसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करके उसको कंपनसेट करें। आपको लगता है गवर्नर साहब के इस 21वीं सदी के 2020 या इसके बाद हम जहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हैं, डिजिटल पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, इकोनॉमीज़ डिजिटलाइज हो चुकी हैं, सर्विसेज डिजिटलाइज हो चुकी हैं, एप्लीकेशंस के ज़रिए लोग ट्रांसपोर्टेशंस कर रहे हैं, इंटरनेशनली देख लें आप, हांगकॉन्ग में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इवन बराबर के आप पड़ोसी ममालिक में चले जाएं, एशिया के अंदर ही देख लें, तो अब तो ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि लोगों को घरों से पिक करके छोड़ा जा सकता है सस्ते रेट्स के ऊपर। उसमें हम अरबों रुपए ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, उल्टा सब्सिडाइज्ड है, यानी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, ये दिस विल बिकम प्रोडक्टिव। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा ना, पहले 3 साल सब्सिडी है और उसके बाद इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर देंगे। जो बात आपने की जी ऐसा है, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर हर एक के लिए नहीं है। आप जो हम अभी जिन लोगों का जिक्र कर रहे थे, जो मजदूर, किसान, जो हमारी छाबड़ी वाले, वो कहाँ ऊबर बुला के जाएगा? डिजिटलाइजेशन तो उन लोगों के लिए हुई है। नहीं, उससे भी सस्ती एप्लीकेशंस आ गई हैं सर, यानी एक बड़ी वैन है, वो लेके जा रही है 20-20 रुपए में, 15-15 रुपए में। कराची में सर्विसेज जो चल रही है, हाँ जी, इंट्रोड्यूस कराइए। दे आर नॉट इनफ, उनको हम बंद नहीं कर रहे। अच्छा, दे कैन डू देयर बिजनेस, बट दे आर नॉट इनफ। राइट। वो भी इतनी सस्ती नहीं है, 20-20 रुपए की। हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा रेट्स हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, बाकी ममालिक में शायद। अच्छा सर, ज़्यादती के मुजरमों को सरेआम फांसी की सज़ा की राय, आप इसकी हिमायत करते हैं बतौर वफाक की अलामत? मैं इसकी 100% हिमायत करता हूँ। शायद इससे सख्त सज़ा होती तो मैं वो सजेस्ट करता, मेरे इख्तियार में होता तो। देखें, सारी दुनिया में ये एक घिनौना क्राइम समझा जाता है, पाकिस्तान समेत, और इसमें कोई शख्स भी जो ये करता है, जिसका मुर्तकब होता है, वो कोई माचो मैन या कोई बड़ा ज़बरदस्त आदमी नहीं होता, वो घटिया तरीन आदमी होता है, जानवर होता है वो इस माशरे के अंदर जी, जिसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो हमारी ख़वातीन को, माओ बहनों, बेटियों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देख सकता, और वो अपने जो उसके अंदर का जो जानवर है उसको बर्दाश्त नहीं होता उससे, तो उसको मार देना चाहिए वो किसी तरह भी। और ये जो ख़ास तौर से जो बच्चों वाला मामला है,
इसमें तो मैं समझता हूँ कि सज़ाए मौत ज़रूर दें, लेकिन पहले उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा ज़रूर काट के उसको एहसास दिलाएं कि भाई तू माजूर भी हो गया है। उसकी सलाहियत ख़त्म कर दें ताकि वो जो है इस काबिल ना रहे। कैस्ट्रेशन हो सकती है, उसकी हाथ पैर काटे जा सकते हैं, उसको इबरत का निशान बनाए। ये वेस्टर्नाइज कल्चर से हम डरना छोड़ दें। तो अपनी पार्टी के लोगों को कन्विंस कर लेंगे आप? अब हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर फ़ौरन से वो जज्बाती हो जाते हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, शिरीन मज़ारी साहिबा हैं, आप इनको कन्विंस कर लेंगे? देखें, एक बार अगर आपने ये पास कर दिया तो फिर एवरीबडी हैज़ टू लिव विद इट, लर्न टू लिव विद इट। ये जो सज़ाएं हमारे इस्लामी निज़ाम में है ना, ये ऐसे बिला वजह नहीं रख दी गई कि ये वो स्टोन एज की कहानी थी, आज बड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया। ये बस आंख बंद करके यूरोपियन निज़ाम के पीछे चलने वाली कहानी यहाँ पाकिस्तान में जैसे मुल्कों में चलेगी नहीं। हमारा इस्लामिक निज़ाम एक कल्चर है, हमारा एक रख रखाव है, हमारा एक बिलीफ है, हमें उस बिलीफ पे चलना है। हम वो रास्ता छोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहते। लेकिन इमरान इस्माइल साहब एक बात बड़े अलमिया की है कि अगर अपोजिशन लीडर खड़ा होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा जाता है कि जी हमने मोटरवेज़ बनाई थी, क्रेडिट लेता है, जब खातून के साथ एक बर्बरियत के वाक़े की बात होती है, और उधर से कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कहते हैं कि अगर बात मोटरवेज़ की है तो ये जो बर्बरियत है मोटरवे पर नहीं हुई, तो ये एहसास की कमी, एहसास से आरी लोगों के बयानात नहीं लगते? क्योंकि पब्लिक तो तब्दीली से ये एक्सपेक्ट करती थी कि जहां आपकी गलती है ज़िम्मेदारी कबूल कर लें, उस सारे मुआशरे की जिम्मेदारी है, सिर्फ मुराद सईद की नहीं है, मेरी नहीं है, किसी और, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। मुराद की बात है, मुराद सईद ने ये ज़रूर कहा कि ये हादसा जो है ये मोटरवे पे नहीं हुआ जी। साथ ही उसने कहा लेकिन मैं जिम्मेदारी कबूल, ये कहा है उन्होंने, ठीक है जी। जो बात शहबाज शरीफ ने की, इससे घटिया मैंने कभी जुमला ज़िंदगी में सुना नहीं कि जिस रोड पे रेप हुआ है ये भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनाया है। ये कोई करने की बात है? ये भी कह देते कि जिस गाड़ी में वो आए थे मुलजिम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ ने उसको लेके दी थी। ये क्या, मैं तो हैरान हुआ सुन के कि ये क्या बात है यार, ये इज़ ही अ ह्यूमन? What was he thinking by saying this? वो तो आपकी साइड के खिलाड़ी हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो तो हमारे खिलाड़ी हैं, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाड़ी नहीं। वो जहाँ के भी खिलाड़ी हैं उन्होंने ये बहुत ही घटिया तरीन बात की, और मुझे तो नहीं पता कि वो शहबाज शरीफ हमारे साइड के खिलाड़ी हैं या किधर के हैं। हमसे तो कभी ज़िंदगी में मेरी कभी ना मुलाकात हुई ना मेरी ख्वाहिश है कोई। उनको भी रोक दिया गया ना, मेरे शेख साहब को, वो बड़े बयान देते हैं सर, वो कहते हैं कि हमारी साइड के खिलाड़ी हैं, उनसे कुछ नहीं होना। देखिए शेख साहब बड़ी बसीरत है उनकी भी, सियासी बसीरत बड़ी है, लेकिन शेख साहब की अपनी एक सियासी जमात है, वो उसके चेयरमैन भी हैं। आपके इत्तेहादी हैं सर? हाँ, आपके मिनिस्टर हैं सर? इत्तेहादी हैं, लेकिन मुमकिन है वो अपनी जमात की तरफ से बात करते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 20th यानी इस इतवार को, जिस वक्त इंटरव्यू ये एयर हो रहा होगा उसके अगले दिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ निकलता हुआ देख रहे हैं उससे? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस? जी APC धुआं जलन का धुआं जलन का धुआं, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। They don't have that, कोई मॉरल करेज ही नहीं ना। किस चीज़ पे खड़े हो रहे हैं मुझे बताएं, क्या हुआ है, क्यों गिरानी इमरान खान की हुकूमत, वजह बताएं। ये तो वो उनसे पूछे ना, आप यहाँ पर बैठते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वजह बता देना क्या है, कोई एक वजह बता दें क्या है, क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं डिलीवर नहीं कर रहे। क्या चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पता तो चले। हवाई बात है, पूछे ना सर, और अब पूछते हैं ना उनसे, उनके पास भी जवाब नहीं होता। कोई हवाई बातें हैं, ये उस तरह की बात है ना कि कोई आके कह देता है कि जी बस इस वक्त निज़ाम बड़ा ख़राब है, तो बोला अच्छा यार इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, कौन सा निज़ाम, बस हर चीज़ ही ख़राब है भाई, कोई चीज़ तो बता, बस क्या सब मैंने उनसे खाकान अब्बासी साहब से लास्ट शो में मैंने यही सवाल पूछा था। मैंने कहा आप लोग रोना रोते हैं कि गवर्नमेंट ठीक से गवर्नमेंट नहीं कर रही, मुझे बता दें कि अपोजिशन ठीक से अपोजिशन कर रही है। तो ही मतलब ही वाज जस्ट साइलेंट ऑन दैट क्वेश्चन। तो बात तो यही है कि जब देखिए हमारे पास जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, वो अपनी इनएक्सपीरियंस की वजह से कहीं गलती कर सकती है। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं गलत डिसीजन ले लें, मुमकिन है, एज ह्यूमन मुमकिन है कि गलत डिसीजन ले लें, इंसान है, गलती हो सकती है, बट कोई डिसीजन आपको करप्शन बेस्ड नहीं मिलेगा या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, आउट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाटिफ बिल के ऊपर तो सबसे बड़ा ये स्टिग्मा है इनके ऊपर। ये काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कैसे खड़े होकर ये बात करते हैं, कौम से बता रहे हैं सबको कि जी ये बड़ा जालिमाना बिल है, क्या जुल्म हो रहा है इसमें?
करप्शन आप मुझे बताएं ना, इस बिल से आपके कैमरामैन को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो जो बाहर रेडी जिसने लगाई उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई नहीं, हम ये तो टैक्स सिर्फ पेयर उसको हैं, टैक्स हैं। सिर्फ उसको फ़र्क पड़ेगा जो करप्शन करता है, उसको फ़र्क पड़ेगा, और उसको खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं, उसके लिए मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए तैयार हैं। व्हाट अ शेम। गवर्नर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ख्वातीन हज़रात, गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब आज इस एक्सक्लूसिव डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। अच्छा गवर्नर साहब, आपसे सवाल मैं कर रहा था, जहांगीर तरीन साहब आजकल कहाँ पे हैं? बाय द वे कोई है? आई डोंट नो, मेरी बात नहीं हुई काफी अरसे से। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी चार्जेस हैं, हम सबको पता है, आपको पता है। वो वापस आएंगे पाकिस्तान? मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन विल कम बैक एंड फेस दिस चार्जेस, ही शुड एटलीस्ट। मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन को वापस आके अपने चार्जेस को फेस करना चाहिए और ही शुड प्रूव हिज इनोसेंस, जो वो कहते हैं। कराची के मामलात को एमकेएम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा सर, क्योंकि वो आपकी इत्तेहादी है। कैसे? एमकेएम आपके साथ बैठी है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो रहा है? लोग कहते हैं, नहीं, आपकी अपोजिशन जमातें कहती हैं। इतना ज़्यादा खान साहब जितना कराची कर रहे हैं और जितना वो कराची को फोकस कर रहे हैं, अगर कोई इत्तेहाद होता है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है तो किस, यानी एमकेएम आप समझते हैं कि कराची को तबाह करने के लिए कोशिश की तरफ जा रही है और हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? इट्स नॉट द केस। माजी में तो स्टांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए, वो अल्ताफ़ हुसैन की एमकेएम थी और उस वक्त भी खान साहब हमेशा ये कहते थे कि -1 ये हमें कबूल है। वो -1 जब हुआ उसके बाद उनसे बात हुई, वरना मैं आई कैन अश्योर यू कि अगर वो -1 ना होता है, हैड इट बीन द सेम एमकेएम, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि हम अपोजिशन में बैठे होते। राइट। पंजाब में ऐसा क्या है कि वहाँ आईजी 6 दफ़ा तब्दील हो जाता है, और सिंध में ऐसा क्या है कि यहाँ आता है तो जा नहीं पाता है? इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता मुझे। देखिए, उसके बाद मैं सीसीपीओ की तरफ आऊँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तो चीफ मिनिस्टर के होते हैं कि वो ही कैन डिमांड फॉर न्यू आईजी, और जब भी वो चाहें एक नया आईजी डिमांड कर सकते हैं, वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करें। उनकी अंडरस्टैंडिंग है वफाक के साथ, राइट? इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वफाक के साथ। ये जिस तरह के नाम देते हैं वो वफाक को कबूल नहीं होते, वहाँ वो वफाक की रजामंदी से नाम देते हैं, तो लिहाजा वो फौरी तौर से हो जाता है। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ आप वफाक के रिप्रेजेंटेटिव आप बैठे हुए हैं, आपकी तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सूबे के साथ, और वो हम देख रहे होते हैं। ये होनी भी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। आपको एक फेडरल सिग्नेचर के तौर पर यहाँ बिठाया हुआ है, तो ये जब डिमांड करते हैं तो डिमांड पूरी नहीं होती। बुज़दार साहब डिमांड करते हैं फ़ौरन पूरी हो जाती है। डिमांड तो पूरी हुई ना, महर साहब इन्हीं की डिमांड पे थे। वफाक लेकिन काफ़ी अर्सा खींचातानी रही कलीम इमाम के मामले के ऊपर। हाँ, कलीम इमाम के मामले पे थोड़ा सा था, लेकिन जब इन्होंने कलीम इमाम को इन्होंने रुखसत किया तो उसके बाद फिर ये नामों पे देखें, वफाक का राज़ी होना आईजी के नाम पे ज़रूरी है, ये बाय लॉ है। ये जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ जी, वहाँ पे वो एक्सरसाइज हो रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर से मिल के बैठ के 4 नाम 6 नाम पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो पिक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा। ये जिस तरह के नामों की लिस्ट भेजते हैं वो वफाक को कबूल नहीं होती, वो वफाक जिस तरह भेजता है इनको कबूल नहीं होती। आप सिर्फ नाम कंपेयर कर लीजिए, जो नाम यहाँ से गए थे, जो नाम वफाक से आए थे, उन नामों को आप सामने रख के कंपेयर कर लीजिए। किसी न्यूट्रल आदमी से आप पूछ लें कि जो जानता हो कि यार इधर कंपेरेटिव लिस्ट बना दो कि कंपेरेटिवली कौन से इसमें बेहतर हैं ऑफिसर्स, परफॉर्मेंस कौन से हैं, बेहतर कौन से हैं। सर ये फरमाइए कि वो रियासत मदीना कैसी रियासत मदीना होगी? हम भी चाहते हैं, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि वो फुल 100% हो जाए। ज़ाहिर शुरुआत तो हुई, लेकिन वो रियासत मदीना कैसी रियासत मदीना होगी जिसके कोतवाले शहर के मुंह से ये निकले कि अगर कोई ख़ातून बर्बरियत का निशाना बनी है तो वो अकेले क्यों निकली थी? देखिए, मैंने उनका वो बयान सुना है और वो अनडिफेंडेबल बयान है, वो है ना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बगैर सोचे समझे, बगैर किसी मकसद के एक गंदा बयान उन्होंने दिया जो नहीं देना चाहिए था किसी सूरत में।
जिससे उन खातून की भी दिल आज़ारी हुई होगी और हज़ारों और ख़वातीन की भी दिल आज़ारी हुई होगी, जिसके ऊपर उन्होंने बाद में आके एक्सक्यूज़ किया है, माफ़ी भी मांगी, बाकायदा उन्होंने माफ़ी मांगी उसके ऊपर। वो अंडर प्रेशर ही सही, लेकिन माफ़ी मांगी। इसका रियासत मदीना से कंपेयर ना करें इस एक बयान का। इस एक्चुअली हुआ क्या कि सारी तवज्जो उस केस और मुजरिमों से हट गई और इस बयान पे पूरी कौम चल पड़ी कि जी ये बयान आ गया, जी बस अब तबाही हो गई। उसका ये बयान देना या उसका ये बयान से माफ़ी मांगना मेक्स नो डिफरेंस ऑन द केस। हमारे माशरे की इज़्ज़तदार खातून की इसमें दरेजी हुई, बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, सरेआम रोड के ऊपर हुई और उसके कातिलों को पकड़ने के लिए भरपूर जस्तजू हो रही थी उस वक्त। और वो पूरा जो तवज्जो थी मीडिया की, सोशल मीडिया की, वहाँ से हट के इस पे आ गई कि ये बयान, इस बयान के ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर लानतान हो रही है। वो था ही इस काबिल कि उसके ऊपर लानतान हो, ख़राब बयान था। वो कोई डिफेंड, किसी एक आदमी ने हमारी पार्टी से उस बयान को डिफेंड नहीं किया। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, नो डाउट अबाउट दैट। सिवाय एक आध शख्सियत के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनके साथ खड़े हुए थे, मेरे साथ नहीं गुजरी बात जी मेरी नज़र से, लेकिन बार अगर किसी ने किया तो उसने भी गलत किया। तो वो असल में हमें फोकस रहना चाहिए असल चीज़ के ऊपर कि हमें कातिलों को पकड़ना, कातिल कह रहा हूँ, रेपिस्ट को पकड़ना था हमने और उनको हमने करार वाकई सज़ा दिलानी है। लेट मी रीफ्रेज माई क्वेश्चन। बात मैंने रियासत मदीना की थी, तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बैठते हैं, लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते थे। ये उनके बिहाफ पे मेरी तरफ से आपसे क्वेश्चन है कि अगर बात रियासत मदीना की है तो रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन इंटरेस्ट रेट कम होने की बात करता है तो उनको कैसा लगता होगा, क्योंकि रियासत मदीना में तो इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देखिए, हर चीज़ को हमने प्रायोरिटाइज करके चलना है। ये पाकिस्तान के ऊपर गैर मुल्की अफवाज ने, और एक अच्छा काम अब हुआ है, तकी उस्मानी साहब की सरबराही में कमेटी एक बनी है। मैं उसी तरफ आ जी जी मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की अफवाज ने कब्जा नहीं किया कि आके आप सब निज़ाम मलियामेट कर दें और एक उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम भी लगता है। बट यू लुक एट द इंटेंशन, के इंटेंशन इस तरफ है पॉजिटिव। क्या इमरान खान के ऊपर ये कंपल्सिव था कि उन्होंने रियासत मदीना की बात करनी है? क्या इमरान खान रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट लेकर इलेक्शन जीते थे? इमरान खान ने एक पावर में आने के बाद ये कहा कि मैं रियासत मदीना का क़याम की तर्ज का क़याम करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जिसके ऊपर हमारे जो सूडो इंटेलेक्चुअल को बड़े एतराज़ भी हुआ कि जी वहाँ वो निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ वो नहीं हो सकता। रियासत मदीना की खूबसूरती ये थी कि वहाँ पे कोई आदमी भूखा नहीं सोता था। तो इमरान खान ने भरपूर कोशिश ये की कि वो लंगर और वो सारे खोले, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बड़े एतराज़ात किए। हालांकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इज्जत के साथ लोगों को रोटी मिल रही है, वहाँ पे खा रहे हैं लोग। जी, मैं आपको बताऊँ ये कॉन्सेप्ट इमरान खान के जहन में किधर से है? कहाँ से? शौकत खानम कैंसर अस्पताल में जी, जब कोई आदमी जाता है तो डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि ये पेइंग पेशेंट है या ज़कात लेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, और मज़े की एक चीज़ जी, जो ये शख्स कह दे कि जी मैं नहीं दे सकता पैसा, इलाज शुरू हो जाता है। दे आर नॉट आस्किंग यू कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, इलाज शुरू हो जाता है। लेट्स से कि बिल पहुंचा 5 लाख रुपए पे, जब उसको बिल दिया 5 लाख का तो उसने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। उसको पूछा कितने पैसे हैं, मैं तो 50,000 दे सकता हूँ या लाख दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप 50,000 जमा करा दें, बाकी ये ज़कात एक्सेप्टेंस फॉर्म आप साइन कर दें, और ज़कात एक्सेप्टेंस फॉर्म पे से भी लिखा कि मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं नहीं दे सकता। दैट्स ऑल, वी डू नॉट गो आफ्टर हिम। कोई गारंटी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं कि उसके पास टीवी है, मोटरसाइकिल है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, उसने अपने अल्लाह को गवाह बनाया, कह रहे नहीं दे सकता, दैट्स इट, डन। शौकत खानम कैंसर अस्पताल से ज़्यादा ज़कात और खैरात पूरे पाकिस्तान के किसी इदारे को नहीं मिलती। आँख बंद करके लोग देते हैं। जो लोग इमरान खान को सियासी तौर पे बुरा भला कहते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनके घर वाले जाके शौकत खानम को ज़कात देते हैं। जी, मुझे पता है। तो ये एक ट्रस्ट वहाँ से बिल्ड हुआ, वो आइडिया ये बिल्ड हुआ कि नहीं ये हमने सिर्फ करना है, बाकी अल्लाह ने काम करा देना है सारा, तो वो अल्लाह करा रहे हैं। जिस तरह से लोगों को खाने का हो रहा है, फिर ये सराय जो बनाए खान साहब ने, जिसके अंदर लोग आके रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाली रोड्स के ऊपर फुटपाथ पे ना सोएं, वो बड़ा एक वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है। मुफ्ती तकी उस्मानी की सरबराही में जो कमेटी बनी है, वो जो इस वक्त बिलासूदी निज़ाम को इस वक्त देख रही है, इस्लामिक सिस्टम को लाने की कोशिश कर रहे हैं।
चांसेस ब्राइट हैं उसके? इंशाल्लाह हो जाएगा। उस इस्लामिक तरफ आएंगे हम इंशाल्लाह, इस्लामिक यानी बैंक- पब्लिक को हम ये बता दें कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारे यहाँ बिल्कुल आएगा। बिला सूद का निज़ाम चल रहा होगा। अगर तो रियासत मदीना में बिलासूद का निज़ाम था तो यहाँ पे भी बिलासूद का निज़ाम आएगा आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। एक तस्वीर रखी है ये माशाल्लाह यहाँ पर, ये मुझे खान साहब से आदत पड़ी है। इसमें क्या पढ़ते हैं आप? कुछ भी सुभान अल्लाह या लाहौल। अच्छा, ये मैं इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं इसलिए पब्लिक को दिखाना भी चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले जब मैं इमरान इस्माइल साहब के साथ बाई इलेक्शन NA 246 के थे, जी, जी। कुमर नवीद जमील आपके अपोनेंट जी, थे, जी, बिल्कुल। तो हम वहाँ निकले हुए थे, तो उस वक्त भी इसी तरह की एक तस्वीर आपके हाथ में थी, साथ बैठ के हमने पिज़्ज़ा भी खाया था। इमरान इस्माइल साहब सर, आपने टाइम निकाला, बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरे लिए वक्त Thank you. निकाला, आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। शुक्रिया। थैंक यू Thank you. थैंक यू, Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।